क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों के साथ जादू कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कितना भी कमाएं हमेशा परेशान रहते हैं? इसका जवाब कोई मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक आसान सा लेकिन ताकतवर चीज है, साइकोलॉजी। पैसे असल में सिर्फ नंबर और कैलकुलेशन नहीं होते। ये हमारे व्यवहार, भावनाओं और पैसों के बारे में, हमारे सोच के बारे में होते हैं। सोचो, दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी बराबर है। राहुल के पास हमेशा इमरजेंसी और छुट्टियों के लिए पैसे होते हैं, जबकि अमित हमेशा बिलों को लेकर परेशान रहता है। फर्क क्या है? उनकी मैथ्स स्किल्स में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में है। राहुल पैसों को लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए एक जरिया मानता है, जबकि अमित इसे तुरंत खुशी के लिए। पैसों की साइकोलॉजी को समझना फाइनेंस की दुनिया में एक सीक्रेट सुपर पावर की तरह है। ये हमारे खुद के भ्रमों को पहचानने, अपनी भावनाओं को मैनेज करने और ऐसे फैसले लेने के बारे में है जो हमारे असली लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाते हों। जैसे जैसे हम मनी साइकोलॉजी की दिलचस्प दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हम ये जानेंगे कि पैसों के बारे में हमारे विचार और भावनाएं हमारे वित्तीय फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। हम उन छिपी हुई ताकतों को उजागर करेंगे जो हमारे खर्च करने, बचत करने और निवेश करने की आदतों को चलाती हैं। क्या आप इस आंखें खोल देने वाले सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पैसों के बारे में हमारा नजरिया उस चश्मे की तरह है जिससे हम फाइनेंशियल दुनिया को देखते हैं। कुछ लोग पैसों को तनाव का कारण मानते हैं, तो कुछ लोग इसे आजादी का जरिया मानते हैं। दो पड़ोसियों प्रिया और नेहा की कहानी पर गौर करें। प्रिया एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां अक्सर आर्थिक तंगी रहती थी, इसलिए वो पैसों को एक सीमित संसाधन मानती है। दूसरी ओर नेहा पैसे को अनुभव और दूसरों की मदद करने के एक साधन के रूप में देखती है। हमारा पैसों के प्रति नजरिया अक्सर हमारे पालन पोषण, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत अनुभवों से बनता है। यह सही या गलत के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हमारे विचार कहां से आते हैं और वे हमारी पसंद को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारा नजरिया बदल सकता है। अपनी मनी मानसिकता के बारे में जागरूक होकर हम अपनी धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने मूल मूल्यों को पूरी तरह से त्याग दें, बल्कि खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार करें। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो आर्थिक तंगी से गुजरा है, वह निवेश को लेकर अत्यधिक सतर्क हो सकता है और संभावित रूप से विकास के अवसरों को गंवा सकता है। जैसे जैसे हम अलग अलग नजरियों का पता लगाते हैं, हम पा सकते हैं कि वित्तीय रूप से मजबूत होने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। असली कुंजी तो एक ऐसा नजरिया विकसित करना है जो हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता हो। अपने पैसे के प्रति नजरिए को समझकर और उसे सही करके हम ज्यादा सोच समझकर और संतुलित वित्तीय फैसले ले सकते हैं। यह जागरूकता हमारी खास जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से एक ज्यादा संतुष्टिदायक आर्थिक जीवन की ओर ले जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें पुस्तक एक्सप्रेस को, ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। जब हम किसी को बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो यह सोचना लुभावना होता है कि यह सब उसके कौशल, कड़ी मेहनत या बुद्धिमत्ता के कारण है। लेकिन किस्मत का वित्तीय परिणामों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दो समान रूप से प्रतिभाशाली और मेहनती उद्यमियों, विक्रम और संजय की कहानी पर गौर करें। विक्रम की कंपनी ने उड़ान भरी, जिससे वह करोड़पति बन गया, जबकि संजय की कंपनी संघर्ष करती रही और अंततः बंद हो गई। उनके अलग अलग वित्तीय रास्तों में किस्मत के इस तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हमें सफलता में विनम्रता और असफलता में लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें अपने निवेश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, यह जानते हुए कि कोई भी एक तरीका सफल होने की गारंटी नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में एक शक्तिशाली ताकत है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है, कंपाउंडिंग का जादू। यह अवधारणा सरल लेकिन गहन है। यह विचार है कि रिटर्न समय के साथ अपना खुद का रिटर्न उत्पन्न करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाते हैं। पहले तो इसकी वृद्धि धीमी और अचूक लगती है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, यह लंबा और मजबूत होता जाता है। इसकी शाखाएं हर मौसम में चौड़ी होती जाती हैं। वित्तीय शब्दों में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट उसी तरह काम करता है। आइए दो दोस्तों
आरती और पूजा का उदाहरण लेते हैं। आरती 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर देती है, जबकि पूजा 35 साल की उम्र में हर महीने दोगुना निवेश करना शुरू करती है। ज्यादा निवेश करने के बावजूद पूजा के पास अंत में कम पैसे बचते हैं, क्योंकि उसने बाद में शुरुआत की और उन अतिरिक्त वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज से चूक गई। यहाँ मुख्य बात यह है कि धन निर्माण में समय एक महत्वपूर्ण कारक है। यह सिद्धांत न केवल वित्तीय निवेशों पर लागू होता है, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों पर लागू होता है। धैर्य रखने और अपने प्रयासों को बढ़ने देने से हम ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो लंबे समय में लगभग जादुई लग सकते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना हमारे वित्तीय जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण घटक की आवश्यकता होती है, धैर्य। यह धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण तेजी से विकास और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जा सकता है। लगातार छोटे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके हम कंपाउंडिंग की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। भाग 5 काफी है, फाइनेंशियल सक्सेस को परिभाषित करना। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर ज्यादा पैसे को ज्यादा सफलता के बराबर मानती है, यह एक कदम पीछे हटने और खुद से पूछने का समय है, हमारे लिए काफी का क्या मतलब है। फाइनेंशियल सक्सेस की अपनी व्यक्तिगत अवधारणा को परिभाषित करना वास्तविक वित्तीय कल्याण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे बैंक खाते में एक मनमानी संख्या तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे वित्तीय लक्ष्यों को हमारे मूल्यों और जीवन की आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के बारे में है। राजेश की कहानी पर गौर करें, जो एक सफल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने प्रमोशन और बोनस का पीछा करते हुए घंटों काम किया, हमेशा यह मानते हुए कि आय का अगला स्तर उन्हें संतुष्टि दिलाएगा। लेकिन अपनी बढ़ती दौलत के बावजूद उन्होंने खुद को लगातार तनाव में और दुखी पाया। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि राजेश ने यह सोचने के लिए समय नहीं निकाला कि उनके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। परिवार के साथ समय बिताना, फोटोग्राफी के अपने जुनून को आगे बढ़ाना और अपने समुदाय में योगदान देना। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे सफलता की गलत परिभाषा का पीछा कर रहे थे। काफी को परिभाषित करना एक व्यक्तिगत यात्रा है। कुछ के लिए इसका मतलब आराम से रिटायर होने के लिए पर्याप्त बचत हो सकता है। दूसरों के लिए ये वित्तीय तनाव के बिना एक जुनूनी परियोजना को आगे बढ़ाने की क्षमता हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें विकास या सुधार के लिए प्रयास करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी प्रेरणाओं और अंतिम लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अपने काफी को समझने से हमारे वित्तीय निर्णयों और जीवन की समग्र संतुष्टि में गहरा बदलाव आ सकता है। यह स्पष्टता हमारी वित्तीय यात्रा में संतोष और उद्देश्य की भावना ला सकती है, हमें और अधिक की अंतहीन खोज से मुक्त कर सकती है और हमें अपनी संपत्ति का सही मायने में आनंद लेने की अनुमति दे सकती है। व्यक्तिगत रूप से सफलता हमारे लिए कैसी दिखती है, इसे परिभाषित करके हम अपने पैसे और समय के साथ ज्यादा सचेत विकल्प बना सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी आकांक्षा हम में से बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए हम कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए अक्सर बलिदान और समझौता करने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि कई वर्षों तक विलासिता पर कटौती करना और अतिरिक्त घंटे काम करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अत्यधिक मितव्ययिता या खुद को थकावट तक काम करना नहीं है। यह संतुलन फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए एक ज्यादा संतोषजनक दृष्टिकोण की ओर ले जा सकता है। हालांकि जब हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो हम बचत को एक महाशक्ति के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, एक ऐसा उपकरण जो हमें अविश्वसनीय वित्तीय शक्ति और लचीलापन देता है। भाग 7 बचत, आपकी फाइनेंशियल सुपर पावर। व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में पैसे बचाना अक्सर उबाऊ या प्रतिबंधात्मक माना जाता है। बचत की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना हमारे वित्तीय जीवन को बदल सकता है और संभावनाओं की दुनिया खोल सकता है। अनीता की कहानी पर गौर करें, जो हमेशा तनख्वाह से तनख्वाह तक जीती थी। बचत की महाशक्ति केवल आपात स्थितियों से निपटने के बारे में नहीं है, यह अवसर पैदा करने के बारे में भी है। यह वित्तीय लचीलापन अविश्वसनीय रूप से सशक्त है। इसके अलावा बचत एक ऐसा कौशल है जो समय के साथ बढ़ता है, ठीक उसी तरह जैसे एक सुपर हीरो अपनी क्षमताओं का सम्मान करता है। यह बढ़ती हुई वित्तीय जागरूकता अपने आप में एक शक्ति है जो हमें अपने वित्तीय जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। बचत को अपनी फाइनेंशियल सुपर पावर के रूप में अपनाकर हम लचीलापन बना सकते हैं, अवसर पैदा कर सकते हैं और अंततः अपने जीवन में नियंत्रण
और स्वतंत्रता की अधिक भावना प्राप्त कर सकते हैं। बचत हमें जीवन की अनिश्चितताओं को आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने का अधिकार देती है। यह महाशक्ति हमारी वित्तीय यात्रा को बदल सकती है, जिससे हम मजबूत और ज्यादा अनुकूलनीय बन सकते हैं। कई लोगों के लिए यह अस्थिरता तनाव और चिंता का स्रोत हो सकती है। वित्तीय बाजार की तुलना अक्सर एक रोलर कोस्टर से की जाती है, जिसमें नाटकीय उतार चढ़ाव होते हैं। सही मानसिकता और रणनीतियां विकसित करके हम बाजार की अस्थिरता को एक खतरे से अवसर में बदल सकते हैं। यह ऐसा है जैसे हमारे सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। जब बाजार का एक क्षेत्र नीचे होता है तो अन्य ऊपर हो सकते हैं। अल्पकालिक बाजार शोर के बजाय अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम डर या लालच के आधार पर आवेगी निर्णय लेने से बच सकते हैं। भाग 9, इतिहास के वित्तीय सबक से सीखना। इतिहास एक महान शिक्षक है, खासकर जब पैसे के मामलों की बात आती है। पिछली आर्थिक घटनाओं के पैटर्न और सबक हमारी अपनी वित्तीय यात्राओं को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। वित्तीय इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक है बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं की चक्रीय प्रकृति। 1990 के दशक के अंत में .com बबल का उदाहरण लें। नई इंटरनेट कंपनियों के उत्साह में फंसे कई निवेशकों ने मौलिक व्यावसायिक सिद्धांतों की अनदेखी की और अधिक मूल्यवान शेयरों में पैसा लगा दिया। जब 2000 में बुलबुला फूटा तो इससे काफी नुकसान हुआ। जो लोग इतिहास के समान सट्टा बुलबुले को याद करते थे, जैसे कि महामंदी से पहले 1920 का शेयर बाजार उछाल, वे .com युग में सावधानी के साथ संपर्क करने की अधिक संभावना रखते थे। वित्तीय इतिहास से एक और महत्वपूर्ण सबक अप्रत्याशित घटनाओं की तैयारी का महत्व है। 1930 के महामंदी से लेकर 2008 के वित्तीय संकट तक आर्थिक झटकों ने आपातकालीन बचत और विविध निवेश होने के मूल्य को दिखाया है। इन ऐतिहासिक घटनाओं से सीखकर हम वित्तीय गद्दी बना सकते हैं और भविष्य के तूफानों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं।